हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं संस्कृत के उन प्रश्नों के बारे में जो कि यूपी टेट एग्जाम 2011 से 2022 तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसके जो 3 पार्ट हैं हमने आपको पहले ही दे दिए हैं, यहाँ पे लेकर आए हैं उससे आगे वाला पार्ट। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित श्लोक के आधार पर 91 से 95 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको एक श्लोक दे रखा है, इसके अंतर्गत आपको 5 प्रश्न दे रखे हैं। तो पहले आपको इस श्लोक को पढ़ना है, समझना है और फिर क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं इसी में से। तो चलिए समझते हैं। भवंती नम्रा स्त्रावा फलोद्गमे, यानी जब वृक्षों में फल लगते हैं तो वे फलों के भार से झुक जाते हैं। नवाम्बु भीर भूमि विलंबिनो घना, यानी नए जल से परिपूर्ण बादल भी पृथ्वी पर बरसने के लिए आकाश भी नीचे झुक जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी, इसी तरह सज्जन और महान व्यक्ति भी समृद्ध होने पर भी नम्र और सहृदय बने रहते हैं। स्वभाव एवैश परोपकारिणाम, यानी परोपकार करने वालों का स्वभाव ही ऐसा होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो अपना श्लोक था ये किस चीज़ के बारे में था? परोपकार के बारे में ये था। यहाँ पे क्वेश्चन देखने हैं और उनके आंसर इसी में से आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कवि ने वृक्ष मेघ तथा सत्पुरुष को कहा है। यहाँ पे दे रखा है कि कवि ने वृक्ष मेघ और सत्पुरुष को क्या कहा है? परोपकारी, अहंकारी, कृपण या अतिथि। तो कवि ने वृक्ष मेघ तथा सत्पुरुष को परोपकारी कहा है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भवंती में कौन सा लकार है? यहाँ पे दे रखा है कि भवंती में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लट लकार या लिंग लकार। तो भवंती में कौन सा लकार हो जाएगा? इसमें लकार हो जाएगा हमारा लट लकार। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें धातु पूछे तो इसमें हो जाएगी हमारी भू धातु। और ये कौन से पुरुष का है? तो ये प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष कब झुक जाते हैं? यहाँ पे दे रखा है कि वृक्ष कब झुक जाते हैं? पत्तों से युक्त होने पर, फल आने पर, फूफल आने पर या सूख जाने पर। तो वृक्ष कब झुक जाते हैं? फल आने पर। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कब झुक जाते हैं? वृक्ष फल आने पर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? यहाँ पे दिया गया है कि नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? पर्वत, नदी, समुद्र या घन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, घन। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले वो श्लोक को समझा था, उसमें क्या था? नए जल से परिपूर्ण बादल भी पृथ्वी पर बरसने के लिए झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? यहाँ पे दे रखा है कि समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? राजा, सत्पुरुष, व्यापारी या कृपण। तो समृद्धि के समय सत्पुरुष अभिमान रहित होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युष्मांकम ग्रहम कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम है। यहाँ पे आपको एक वाक्य दे रखा है, इसके अंदर से ही आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि युष्मांकम ग्रह कुत्र अस्ति में कौन सा सर्वनाम है? मतलब कि इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? युष्मांकम है, ग्रहम है, कुत्र है या अस्ति है? तो इसमें हमारा सर्वनाम हो जाएगा युष्मांकम। और सर्वनाम किन्हें कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। और बाकी जो 3 ऑप्शन है इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो ग्रह यहाँ पे क्या है? ग्रह कर्म कारक हो जाएगा। और कुत्र क्या है? तो कुत्र हो जाएगा हमारा अव्यय और अस्ति हो जाएगी क्रिया। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? यहाँ पे पूछा गया है कि व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है। शाक्टायन, महर्षि पतंजलि, पाणिनि या कात्यायन। तो व्याकरण के त्रिमुनियों में शाक्टायन का नाम नहीं आता है, बाकी महर्षि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन इनका नाम त्रिमुनियों में आता है। अगला क्वेश्चन है, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, पंचमी, सप्तमी या द्वितीया। तो गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति हो जाएगी हमारी द्वितीय विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अव्यय शब्द है। यहाँ पे पूछा गया कि अव्यय शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से आपको अव्यय को अलग करना है। तो अव्यय शब्द कौन सा है? सर्वदा, नदी, अहम, यसा। तो अव्यय शब्द हो जाएगा हमारा सर्वदा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा।
और अव्यय शब्द होते क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो अव्यय शब्द वह शब्द होते हैं जो शब्द सभी लिंग व विभक्ति में एक समान प्रयुक्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। बाकी 3 ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो नदी क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा इकारांत स्त्रीलिंग में आएगा, और अहम और सकाई में आएगा। ये हो जाएंगे हमारे सर्वनाम शब्द। अगला क्वेश्चन है राजपुत्र में समास है। यहाँ पे पूछा गया है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। तो राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सी? षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण यहाँ हो जाएगा। और इसका विग्रह अगर करेंगे तो विग्रह क्या होगा इसका? राज्ञः पुत्रा, और हिंदी में अगर करेंगे तो यानी राजा का पुत्र। अगला क्वेश्चन है भवितुम में धातु है। यहाँ पे पूछा गया कि भवितुम में कौन सी धातु है? भवि, भवित, भू या भाव। तो भवितुम में धातु हो जाएगी हमारी भू, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें प्रत्यय पूछे तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? तुमुन प्रत्यय इसमें होगा, और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। अगला क्वेश्चन है श्रुते रिवार्थ स्मृति रन्वगच्छत प्रस्तुत श्लोकांश उद्धृत है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रस्तुत श्लोक है ये कहाँ से उद्धृत है? ऋग्वेद से, मनुस्मृति से, रघुवंश महाकाव्य से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रुते रिवार्थ स्मृति रन्वगच्छत, यहाँ श्लोक रघुवंशम महाकाव्य से उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? रघुवंशम महाकाव्य से उद्धृत है। और यहाँ किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य है। और इसमें 19 सर्ग है। कितने सर्ग है? इसमें 19 सर्ग है। अगला क्वेश्चन है चोर भयम में समास है। यहाँ पे पूछा गया है कि चोर भयम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो चोर भयम में समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? इसमें पंचमी विभक्ति इसमें हो जाएगी। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है। यहाँ पे पूछा गया कि पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? 15, 25, 35 या 50। तो पंचविंशति शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा 25। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो चंद्रशेखर में समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास क्यों है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समासा, यानी जिसमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है उस वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का अगर विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर यस्य श, यानी चंद्र है शेखर में जिसके अर्थात शिव। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? रेडियो, चार्ट, श्यामपट्ट या ग्रामोफोन। तो कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री हो जाएगी हमारी श्यामपट्ट, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है श्यामपट्ट का? छात्र के शुद्ध मानसिक विचारों को विकसित करना होता है। और यहाँ एक दृश्य सामग्री है। अगला क्वेश्चन है महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में विभाजित किया है? यहाँ आपसे पूछा गया है। तो कितने खंडों में किया है? 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में या 18 खंडों में। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया है। कितने खंडों में? 14 खंडों में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री कौन सी है? टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, फ्लैश कार्ड या सिनेमा। तो 4 ऑप्शन में से आपको जो श्रव्य अधिगम सामग्री है उसको चुनना है। तो टेप रिकॉर्डर हमारा क्या हो जाएगा? टेप रिकॉर्डर श्रव्य अधिगम सामग्री हो जाएगी। बाकी टेलीविज़न और सिनेमा ये क्या हो जाएंगे? टेलीविज़न और सिनेमा दृश्य श्रव्य सामग्री, ये दोनों दृश्य श्रव्य सामग्री में आएंगे। और बाकी बचा अपना फ्लैश कार्ड, तो फ्लैश कार्ड हो जाएगा हमारा दृश्य सामग्री। अगला क्वेश्चन है सफरी पद पर्यायवाची है। यहाँ पे सफरी पद किसका पर्यायवाची है? शत्रु का, मीन का, समुद्र का या शंभु का। तो सफरी हो जाएगा हमारा मीन का पर्यायवाची। और इसके अन्य जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या क्या है? मत्स्या, झषा और विशारा आदि। अगला क्वेश्चन है
रात्रि शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। यहाँ पे रात्रि का विपरीत आपको चुनना है। तो रात्रि का विपरीत क्या है? निशा, रात, अहन या सरवरी। तो रात्रि का विपरीतार्थक हो जाएगा हमारा अहन। क्या हो जाएगा? अहन। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी निशा, रात और सरवरी ये क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, दारा शब्द किस लिंग का है? यहाँ पे पूछा गया है कि दारा शब्द किस लिंग में आता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दारा शब्द आएगा हमारा पुल्लिंग में। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और दारा का हिंदी अर्थ क्या होता है? स्त्री। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद है। यहाँ पे पूछा गया है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद कौन सा है? अनुष्टुप, जगति, वंशस्थ या उपजाति। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त जो छंद है वो हो जाएगा हमारा वंशस्थ, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा कृत है? तो ये महाकवि भारवी द्वारा रचित है या इनकी कृति है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग है। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हैं? 2, 5, 4 या 3। तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हो जाएंगे हमारे 5। कितने वर्ग हो जाएंगे? 5। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और वहाँ 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो वो 5 वर्ग हो जाएंगे हमारे कचट तप, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग। और इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो इनमें 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजनों में, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 25 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। यहाँ पे पूछा गया है कि संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट कौन सी विधि में करता है? प्रत्यक्ष विधि में, व्याख्या विधि में, मूल्यांकन विधि में या समवाय विधि में। तो संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ व्याख्या विधि में स्पष्ट करता है। इस विधि में क्या करता है अध्यापक? शब्दों के जो अर्थ होते हैं उन्हें विस्तार से समझाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वहाँ समास है। यहाँ पे पूछा गया है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौनते पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? यहाँ पे पूछा गया है कि कौनते पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? इ, अय, ढक या नियत। तो कौनते पद में प्रत्यय हो जाएगा हमारा ढक प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजाति पद का चयन कीजिए। यहाँ पे विजाति पद को आपको चुनना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको विजाति पद का चयन करना है। तो विजाति पद कौन सा है? लूता, एला, लवंगम या मधुरिका। तो हमारा विजाति पद कौन सा हो जाएगा? लूता, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और लूता का अर्थ क्या होता है? मकड़ी। बाकी 3 ऑप्शन है, इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो एला यानी क्या होता है? इलायची होता है। एला यानी क्या होता है? इलायची। लवंगम यानी लौंग। और मधुरिका यानी क्या होता है? सौंफ। क्या होता है? मधुरिका यानी सौंफ होता है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्स्त्रिंशत संख्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से आपको चतुर्स्त्रिंशत को चुनना है। चतुर्स्त्रिंशत किसे कहते हैं? 304 को कहते हैं, 430 को कहते हैं, 43 को कहते हैं या 34 को कहते हैं। तो चतुर्स्त्रिंशत यानी होता है हमारा 34। बाकी 3 ऑप्शन है, इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि 304 को क्या कहते हैं। तो 304 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? त्रियस्तकाधिक चतु। क्या बोलेंगे? त्रियस्तकाधिक चतु। बाकी 430 को हम क्या बोलेंगे? तो 430 को बोलेंगे हम त्रिस्ताधिक चतुरशततमः। क्या बोलेंगे? त्रिंशताधिक चतुरशततमः। बाकी बचा हमारा 43। तो 43 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? 43 को संस्कृत में बोलेंगे त्रियश्चत्वारिंशत्, इसे बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अविमार्कम नाटक के प्रणेता है। यहाँ पे पूछा गया है कि अविमार्कम नाटक के प्रणेता कौन है? कालिदास, श्रीहर्ष, भास या शूद्रक। तो अविमार्कम नाटक के प्रणेता हो जाएंगे हमारे भास। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा शूद्रक के प्रधानामात्य का नाम था। यहाँ पे पूछा गया है कि राजा शूद्रक के प्रधानामात्य का नाम क्या था? वैशंपायन, कुमारपालित, पुंडरीक या चंद्रापीड़। तो राजा शूद्रक के प्रधानामात्य का नाम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, कुमारपालित था। राजा शूद्रक के प्रधानामात्य का नाम क्या था? कुमारपालित था। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।